गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम रिस्पॉन्स। समय प्रतिक्रिया क्या होती है। किसी भी कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये टाइम रिस्पॉन्स के साथ कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बारे में हम एक जनरल जानकारी इस क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स, जिसे हम समय प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो सिस्टम द्वारा दी गई प्रतिक्रिया जो कि समय का कार्य है, लागू उत्तेजना के लिए एक नियंत्रण प्रणाली की समय प्रतिक्रिया कहलाती है। मतलब किसी भी सिस्टम के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स दिया गया है किसी टाइम वर्क ऑफ टाइम के लिए, तो जो एक अप्लाइड एक्साइटेशन होता है, जो उत्तेजना लागू की जाती है, तो उस कंट्रोल सिस्टम की क्या कहलाती है, टाइम रिस्पॉन्स या समय प्रतिक्रिया कहलाती है। मतलब एक पर्टिकुलर समय पे कोई कार्य दिया गया है सिस्टम को, और उस पे जो उस कार्य को करने के लिए जो एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस कंट्रोल सिस्टम का क्या कहलाता है, समय प्रतिक्रिया या टाइम रिस्पॉन्स कहलाता है। तो किसी भी व्यवहारिक प्रणाली में सिस्टम का आउटपुट अपने अंतिम मूल्य या फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए कुछ सीमित समय लेता है। यह समय सिस्टम से सिस्टम में भिन्न होता है और विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार आउटपुट द्वारा प्राप्त फाइनल वैल्यू भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे घर्षण, जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं, द्रव्यमान, मास या गतिमान तत्वों की जड़ता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और कुछ गैर भिन्नताएं भी होती हैं। ठीक। तो जो टाइम रिस्पॉन्स है, मतलब अगर इसको हम थोड़ा क्लियरली और बोलना चाहें तो यदि कोई प्रणाली है, कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के द्वारा जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, समय के सापेक्ष यदि हमने किसी प्रणाली को कोई कार्य दिया है, उस कार्य को करने के लिए उसमें जो एक्साइटेशन या जो उत्तेजना अप्लाई की जाती है, वो उस कंट्रोल सिस्टम की क्या कहलाती है, समय प्रतिक्रिया या टाइम रिस्पॉन्स कहलाता है। क्लियर है। तो किसी भी बिहेवियर सिस्टम में, किसी भी व्यवहारिक प्रणाली में जो सिस्टम होता है, उसका आउटपुट अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए कुछ समय लेता है, कुछ ना कुछ उसको समय लगता है अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। और यह जो आउटपुट है, यदि आप एक सिस्टम पे देखेंगे तो उसके पहुंचने का समय अलग होगा, दूसरे सिस्टम पे देखेंगे तो उसके पहुंचने का समय अलग होगा। तो ये जो अलग अलग सिस्टम है, उन पे हमें आउटपुट मिलने का समय भी क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि हर सिस्टम पे कोई ना कोई कारक होते हैं जो इन फैक्ट जो उसको प्रभावित करते हैं। तो आउटपुट द्वारा फाइनल वैल्यू पहुंचने पर जो भी समय लिया जाता है, वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे फ्रिक्शन, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ चीजें हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ कुछ नॉन लिनियरिटीज भी होती है। तो ये सभी मिला के क्या कहलाता है, आपका टाइम रिस्पॉन्स या समय प्रतिक्रिया कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जिसे हम क्षणिक प्रतिक्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जिसे स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या क्षणिक प्रतिक्रिया में समय के दौरान उत्पादन भिन्नता अपने फाइनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए लेता है, जिसे हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइनल वैल्यू प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को ट्रांजिएंट पीरियड भी कहते हैं। मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या क्षणिक, मतलब तत्काल में या उस क्षण में, उस पल में जो हम बात करते हैं, उस सेकंड क्या हुआ या उस घंटे में क्या हुआ, ये क्या होता है, आपका क्षणिक कहलाता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में जो आपका जो उत्पादन भिन्नता है, जो भी प्रोडक्शन आपके डिसिमिलरिटीज हैं, है ना, समय के साथ क्या होता है कि वो अपनी जो फाइनल वैल्यू में पहुंचने वाला होता है, तो समय के दौरान उत्पादन भिन्नता अपने फाइनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए लेता है।
मतलब जो भी उसको आउटपुट आपको देना है उसमें क्या होगा, आपको भिन्नताएं दिखेंगी समय के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो किसी भी फाइनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट पीरियड या क्षणिक अवधि कहते हैं। इसे समय प्रतिक्रिया के उस हिस्से के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो कुछ समय बाद शून्य हो जाता है, क्योंकि सिस्टम आउटपुट भी अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचता है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्रकृति से एक्सपोनेंशियल या ऑक्सिलेटरी हो सकता है एवं इसे सी टी इन ब्रैकेट टी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसका जो यदि आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल या ऑक्सिलेटरी फॉर्म में आपको दिखेगा। और इस प्रतिक्रिया में, इस समय प्रतिक्रिया में जो समय कुछ समय के बाद वो भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम का आउटपुट है वो अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो पहुंचता है उस समय जो होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है और इसे सीटी के द्वारा हम दर्शाते हैं। दूसरा होता है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यह समय प्रतिक्रिया का वह हिस्सा है जो पूर्ण क्षणिक प्रतिक्रिया के बाद भी सिस्टम आउटपुट से गायब हो जाता है। मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या कहना चाह रहा है कि यह समय प्रतिक्रिया का वह हिस्सा है, मतलब यह टाइम रिस्पॉन्स का वह पार्ट है जो कंप्लीटली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद भी सिस्टम आउटपुट से गायब हो जाता है। इसे सिस्टम के प्रतिक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि समय उस समय से अनंत तक पहुंचता है जिस समय क्षणिक प्रतिक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमें तब मिलता है जब आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट टाइम वहां से खत्म होता है, शून्य पे पहुंचता है, और उसके पश्चात जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहलाता है। तो यह समय प्रतिक्रिया या टाइम रिस्पॉन्स का वह हिस्सा है, वह पार्ट है जो कंप्लीटली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद भी सिस्टम आउटपुट से गायब हो जाता है। इसे सिस्टम के रिस्पॉन्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि समय उस समय से अनंत तक पहुंचता है जिस समय ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आमतौर पर सिस्टम आउटपुट द्वारा फाइनल वैल्यू है, मतलब जो भी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या है, सिस्टम द्वारा प्राप्त फाइनल वैल्यू है। इसे CSST से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो आपका जो टाइम रिस्पॉन्स है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट, मानक परीक्षण निवेश क्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। तो व्यवहार में कई संकेत उपलब्ध हैं, बिहेवियर में कई सिग्नल अवेलेबल हैं जो समय के कार्य हैं और विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों के लिए रेफरेंस इनपुट के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। यह सिग्नल स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, सॉटूथ सिग्नल, स्क्वायर वेव सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल इत्यादि हैं। लेकिन सिस्टम का विश्लेषण करते समय इसे इनपुट के रूप में प्रत्येक में से एक पर विचार करना और प्रतिक्रिया का अध्ययन करना बेहद ही असंभव है। इसलिए विश्लेषण के दृष्टिकोण से वे संकेत जो सबसे अधिक हैं आमतौर पर रेफरेंस इनपुट के रूप में मानक परीक्षण इनपुट, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। वो मुख्य मानक परीक्षण संकेत निम्न है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट या मानक परीक्षण निवेश क्या है कि बहुत सारे होते हैं, बिहेवियर में बहुत सारे आपको सिग्नल अवेलेबल होते हैं जो समय के रिस्पेक्ट में कार्य करते हैं और डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम के लिए रेफरेंस इनपुट के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो सिग्नल है वो कौन कौन से हैं, स्टेप सिग्नल है, रैंप सिग्नल है, शॉटूथ सिग्नल है, स्क्वायर वेव सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल इत्यादि है। लेकिन सिस्टम को जब हम एनालाइज करते हैं
है ना, किसी भी सिस्टम कैसा है, इस चीज पे जब हम विश्लेषण करते हैं तो और उसके रिस्पॉन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये उसके एनालाइज करना, उसको स्टडी करना मतलब एक बहुत ही असंभव कार्य होता है। इसलिए उसके एनालाइज के समय, उसके विश्लेषण के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालाइज, तो हम उन संकेतों को सबसे अधिक उपयोग करते हैं रेफरेंस इनपुट के रूप में, सबसे अधिक स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका स्टेप इनपुट। इस स्टेप इनपुट को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन फंक्शन भी कहते हैं। तो स्टेप इनपुट क्या होता है? यह यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाया है रेफरेंस इनपुट और टाइम के रिस्पेक्ट में। आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है टाइम और वर्टिकल फॉर्म में है रेफरेंस इनपुट। तो ये क्या है? स्टेप इनपुट, या इसे हम पोजीशन फंक्शन कहते हैं। तो यह निर्दिष्ट समय, स्पेसिफाइड टाइम पर इनपुट का अचानक अनुप्रयोग है। ठीक है, यदि मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं, तो यदि मैं रेफरेंस इनपुट सिग्नल को ए मानता हूं, यदि उसकी वैल्यू क्या होगी, जो टाइम का समय है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो जो रेफरेंस इनपुट है वो क्या होगा? ए सिग्नल होगा। और यदि टाइम से कम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो यदि a इज इक्वल्स टू 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट स्टेप, इकाई चरण फंक्शन कहेंगे, और इसे ut के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये क्या है? आपका स्टेप इनपुट या पोजीशन फंक्शन कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा है आपका रैंप इनपुट, जिसे हम वेलोसिटी फंक्शन भी कहते हैं। ये एक दूसरे का क्या है? समाकलन फॉर्म है, इंटीग्रेशन फॉर्म है। पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ऐसे करके बढ़ता है ये। तो सेकंड है आपका रैंप इनपुट, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन। यहाँ भी आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो टाइम और रैंप रेफरेंस इनपुट आरटी के बीच में हमने किया है। वर्टिकल पे आपका रेफरेंस इनपुट है, हॉरिजॉन्टल पे आपका टाइम है। तो यहाँ पर रैंप इनपुट या वेलोसिटी फंक्शन को यदि हम देखें, तो यह इनपुट के क्रमिक अनुप्रयोग, क्रमिक परिवर्तन की निरंतर दर है। मतलब जो भी उसका आप कंटिन्यूअस उपयोग करते हो, उसमें कंटिन्यूअस जो भी चेंजेस हमें है, रेट ऑफ चेंजेस, वो देखने को मिलता है। यदि मैथमेटिकल रूप में मैं रैंप इनपुट को डिफाइन करना चाहूँ, तो रैंप इनपुट का जो परिणाम है कुछ भी नहीं होता, परंतु इसका एक स्लोप होता है। यहाँ पे आपको देखिए एक स्लोप दिख रहा है। तो रेफरेंस इनपुट इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया? ए टी। यहाँ पर स्टेप में ए था, रैम में क्या हो गया? ए टी। मतलब ये क्या है? इंटीग्रेशन फॉर्म में है। तो ए टी रेफरेंस इनपुट होगा यदि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और रेफरेंस आर टी इज इक्वल टू 0 होगा यदि टाइम इज लेस देन 0 है। तो यहाँ पे यदि a इज इक्वल टू 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट रैंप इनपुट कहा जाएगा। और ये इसका क्या है? ग्राफ है रैंप इनपुट का। थर्ड है आपका पैराबोलिक इनपुट, जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन फंक्शन। ये भी क्या है? आपका रैंप का इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, और ये ग्राफ जो है रेफरेंस इनपुट और टाइम के बीच में है। और यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक पैराबोलिक फॉर्म में हो रहा है। ये पैराबोलिक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है उसे हम किसके द्वारा शो कर रहे हैं? स्लोप इज इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ पे जो पैराबोलिक इनपुट है, एक्सेलरेशन जो फंक्शन है, यदि यहाँ पे यह इनपुट है जो रैंप प्रकार के इनपुट की तुलना में 1 डिग्री तेज होता है। तो यदि मैं इसे गणितीय रूप में मैथमेटिकली फॉर्म में शो करना चाहूँ, तो आर टी रेफरेंस इनपुट इज इक्वल्स टू ए बाई 2 टी स्क्वायर कब होगा? जब आपका टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और रेफरेंस इनपुट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यदि आपका t इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या है? आपका पैराबोलिक इनपुट है, परवलयी इनपुट का परिमाण कहा जाता है। यदि a इज इक्वल्स टू 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट पैराबोलिक इनपुट कहेंगे।
और ये इसका स्लोप है पैराबोलिक फॉर्म में। और चौथा है आपका यहाँ पर इम्पल्स इनपुट, आवेश इनपुट। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स इनपुट है या जो आवेश इनपुट है, इसका यदि आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ में आपको रेफरेंस इनपुट वर्टिकल में दिख रहा है, टाइम आपका हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रैच किया हुआ है ना, क्षणिक टाइम के लिए डेल टी के लिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है। तो जो इम्पल्स इनपुट होता है, आवेश इनपुट जो होता है, यह बहुत ही उच्च आयाम के तुरंत इनपुट है, मतलब बहुत ही हाई जो वैल्यू है कम समय के लिए, यह बहुत ही हाई वैल्यू इनपुट होता है। यह वह पल्स है जिसके परिणाम अनंत है जबकि चौड़ाई शून्य होती है। मतलब ये जो पल्स है, जो रेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, शून्य होती है। t टेंस टू जीरो, मतलब क्षण भर के लिए बस इसकी चौड़ाई हमें दिखती है, फिर ये जीरो हो जाती है। तो इम्पल्स का क्षेत्र अपने परिणाम के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि इसका एरिया यूनिट है तो हम इसे क्या कहेंगे, यूनिट इम्पल्स इनपुट कहा जाता है, और इसे डेल टी से हम दर्शाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, आपका इम्पल्स इनपुट है, इसे डेल टी के द्वारा शो किया जाता है, और ये इसका ग्राफ है। तो मैंने आपको टाइम रिस्पॉन्स में जो स्टैंडर्ड टाइम टेस्ट इनपुट है वो यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका स्टेप इनपुट, जिसे हम कहते हैं पोजीशन फंक्शन। दूसरा है आपका रैंप इनपुट, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन। तीसरा है आपका पैराबोलिक इनपुट, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन फंक्शन। और चौथा है आपका इम्पल्स इनपुट, जिसे हम कहते हैं आवेश इनपुट। तो यहाँ पे स्टेप, रैंप और जो पैराबोलिक इनपुट है, ये क्या है, आपस में कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। ये एक दूसरे के इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल फॉर्म में होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेप फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है टाइम के रिस्पेक्ट में। रैंप क्या होता है, एक स्लोप डिजाइन करता है। और जो पैराबोलिक इनपुट है वो एक पैराबोलिक डिजाइन करता है स्लोप को। और चौथा जो है वो है इम्पल्स इनपुट या आवेश इनपुट, जिसका जो विड्थ होता है वो क्षणिक होता है, बाकी परिणाम इसका अनंत होता है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट होते हैं आपके टाइम रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, समय प्रतिक्रिया क्या है। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्षणिक प्रतिक्रिया, और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया। उसके अलावा हमने देखा कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट्स क्या हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे टेस्ट इनपुट्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 4 प्रकार के टेस्ट इनपुट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसमें पहला है स्टेप इनपुट, जिसे हम पोजीशन फंक्शन कहते हैं। दूसरा है रैंप इनपुट, जिसे हम वेलोसिटी फंक्शन कहते हैं। तीसरा है पैराबोलिक इनपुट, जिसे हम एक्सेलरेशन फंक्शन कहते हैं। और चौथा है आपका इम्पल्स इनपुट, जिसे हम आवेश इनपुट भी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। होप सो आज की क्लास में आपको जो चीज़ें हैं टाइम रिस्पॉन्स और स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट, इनके बारे में समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो हम गूगल मीट क्लास में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के चैप्टर के नोट्स मैं आपको दूंगा, आप नोट्स से पढ़िए। बुक भी बताऊंगा, रेफरेंस बुक, आप उनको भी स्टडी कीजिए। और यदि किसी प्रकार के और कोई डाउट्स आते हैं तो आप डिस्कस कीजिए, हम उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होप सो आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।